ज्यादातर सीटों पर चुनाव होना है। अब ऐसे में बीजेपी चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जगह पर एक ही मंच पर दिखने वाले हैं। देवरिया, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में दोनों दिग्गज साथ में नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी गाजीपुर में भी चुनावी हुंकार भरेंगे, यानी कि अंसारी फैमिली के गढ़ में। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी कद से जातीय सरहद को तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों की अगर बात की जाए, चाहे विधानसभा चुनाव या फिर उससे पहले लोकसभा चुनाव की, तो वहां पर अंसारी फैमिली के पक्ष में भी चुनावी नतीजे रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर तलक में आखिरी चरण में सियासी कद के जरिए पूर्वांचल के जातीय सरहद को तोड़ने का लिटमस टेस्ट होगा। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सामने पीडीए फॉर्मूले का भी लिटमस टेस्ट होना है, जबकि बसपा प्रमुख मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज अपनी पार्टी के सियासी आधार को बचाए रखने की है। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे। एक खास पैनल के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले समझिए पूर्वांचल क्यों अहम है। 7वें चरण को लेकर अब सियासी कद के सामने क्या जातीय समीकरण घुटने टेक देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां एक तरफ अब पूर्वांचल की सीटें उत्तर प्रदेश में न सिर्फ दिलचस्प कांटे की टक्कर और राजनीतिक समीकरण भरी लड़ाई होने की उम्मीद कर रही है, वहीं यह भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार हो रही गाजीपुर, घोसी जैसे क्षेत्रों में ये रैलियां क्या वहां खड़े हो रहे जातीय समीकरणों की इस बाढ़ को धराशाही कर देगा। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जहां पूर्वांचल में हर बार यानी पिछले कुछ चुनावों में जातीय समीकरण पूरी तरह हावी रहा है, वहीं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉल वहां जाकर इस तरह की राजनीतिक जनसभाएं और रैलियां कहीं इस जातीय समीकरणों को ध्वस्त करती नजर आएंगी, वोट पोलराइजेशन को ध्वस्त करती नजर आएंगी। ये वो सारी बातें हैं जो 6वें चरण के चुनाव के बाद खुलकर सामने आ रही हैं और अब सबकी निगाहें 7वें चरण की पूर्वांचल की उन सीटों पर लगी हुई हैं जहां पर जातीय समीकरण की उम्मीद की जा रही है। और देखना होगा कि प्रधानमंत्री का कद और प्रधानमंत्री की गई ये जनसभाएं क्या वाकई वहां चमत्कार कर पाएंगी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो देखिए, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो कम से कम कहा ही जा सकता है कि ये जो पूर्वांचल की कुछ सीटें बाकी हैं जिनमें 7th फेज में इलेक्शन होना है, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, साथ ही साथ दुखती रग भी रही है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ भगत सिंह तोंगड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। भगत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ मैं इस चर्चा में। लेकिन शुरुआत में भगत जी आप ही के साथ करना चाहूंगी कि 8 ये जो सीटें हैं जिन पे आप 7th फेज में चुनाव होना है, ये यूपी में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो इनमें से 3 सीटें बमुश्किल ही एक बहुत ही छोटे अंतर के साथ हालांकि बीजेपी जीत पाई थी। लिहाजा इस बार के समीकरण क्या आप समझ रहे हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि अनिल राजभर से लेकर तमाम जो विपक्षी दलों के भी नेता हैं, एनडीए की तरफ से अनिल राजभर यहाँ पर चुनावी मैदान में है, क्या इस बार समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? जी जी, ये जो पूर्वांचल का चुनाव है ये बड़ा अहम चुनाव है और बड़ी अहमियत रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अकेला जो पूर्वांचल है इसका जो क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो इसका काफी बड़ा विस्तार है, क्योंकि इसमें जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा है। इसमें अगर हम देखेंगे कि इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जो एनडीए गठबंधन है, जो राजभर जी है, अनुप्रिया है और निषाद है, इन तीनों की भी अग्नि परीक्षा है कि वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे जनता के सामने, किस तरीके से जनता की नब्ज को तरासेंगे, उनको पहचानेंगे। क्योंकि मुद्दे कई हैं, कई बार मुद्दे उठ चुके हैं। एक तो जातीय मुद्दा है, दूसरा है मौलिक मुद्दे जो धरा जुड़े हुए हैं, जैसे रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। क्योंकि ये सारे मुद्दों की लड़ाई है, जनता इस चीज को भांप रही है। लेकिन इसमें मोदी जी का चेहरा और योगी जी का चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोरखपुर और जो वाराणसी में इनके चेहरे बड़े मजबूत है और आसानी से इनके सामने कोई इतनी बड़ी टक्कर है नहीं। लेकिन इसके अलावा जो भी क्षेत्र
बीजेपी पार्टी कितनी मजबूत होगी, तो इससे पता लगेगा कि राजभर और अनुप्रिया और साथ में निषाद, संजय निषाद, इन तीनों की गठजोड़ जो होगा वो किस तरीके से होगा और कितना इस चुनाव को मजबूत करेगा और बीजेपी को इसका फायदा होगा। तो देखा जाए तो हर तरीके से चुनाव ये अग्नि परीक्षा होगी बीजेपी के लिए भी और एनडीए गठबंधन के लिए। ठीक है। मनीष अग्रवाल जी, आपका रुख करते हुए आपका आकलन क्या कह रहा है? ये जो 13 सीटों पर अब चुनाव होने जा रहा है, इनमें खासतौर पर जब हम ये 7 से 8 सीटों पर अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती रही थी बीजेपी के लिए, इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। हालांकि बसपा की तरफ से भी यहाँ पर ऐसे कद्दावर नेता उतारे जाते हैं जो एक बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इस बार क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? इस बार आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, 2019 का जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ लड़ रही थी। इस बार वो एक साथ नहीं लड़ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट हमें इन पूर्वांचल के चुनावों में देखना को मिलेगा। दूसरे, आप देखिए, इन चुनावों में वो सीट वोटिंग पे जा रही है जहां योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से है और माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से है। मैं बार बार कहता हूँ कि बड़े नेता अपनी सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ते। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो पूर्वांचल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो समग्र विकास की बात करते हैं, आसपास के जिलों में, आसपास की सीटों पे उनका असर देखने को मिलता है और आपको इन चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और बीजेपी की सीटों की गिनती भी इन चुनाव में बढ़ेगी, क्योंकि जैसा मैं आपके चैनल पे लगातार 6 चरणों का चुनाव देखता आ रहा हूँ, इस बार ज्यादातर लोग जो है ना वो वोट करते वक्त जाति की बात कम कर रहे हैं, वो ज्यादातर देश हित की बात कर रहे हैं। महिलाएं जो है ना राष्ट्र हित की बात कर रही है। और वाराणसी में जो अभी महिला समागम हुआ था, वो बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी कि पूर्वांचल में महिला जो है कुछ ज्यादा वोट करती है, उनका प्रतिशत कुछ ज्यादा है और महिलाओं का वोट हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। उसमें अब आप देखिए, यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे महिलाएं बहुत प्रभावित है। और एक ट्रिपल तलाक की सिचुएशन जो थी, पहले जो लोग इससे पीड़ित होते थे, आज पीड़ित लोगों की संख्या घटती जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। हो सकता है चैनल पे ना बोले, लोग माइक पे ये ना बोले कि ये चीजें कैसी होती है, लेकिन जब वो महिलाएं वोट देने जाती हैं, हर घर जल योजना, ऐसी कुछ योजनाएं जो लोगों के घरों तक चीजों को पहुंचा रही हैं। पानी का संकट एक ऐसा संकट होता है ना, लोगों को पानी तो चाहिए ही, चाहे जैसे चाहिए। दिन में 2-2, 4-4 घंटे से पानी लाने ले जाने में उनके वेस्ट होते थे। तो यूपी में हर घर योजना का जो प्रभाव है, यूपी में 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं। आप समझिए, मुझे लगता है पूरा यूपी कवर हो गया है। 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड, एक परिवार में 2 से 3 लोग तो होंगे, 25 करोड़ की आबादी है। तो हेल्थ के प्रति जो काम हुआ है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज जो काम हुआ है, एक जिला एक उत्पाद का जो काम हुआ है, ऐसी चीजें जब जमीन तक पहुंची है, इसीलिए इसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, क्योंकि यूपी जो है सबसे ज्यादा लाभ लेता है सेंट्रल की परियोजनाओं का। आप देश की कोई भी परियोजना देखिए, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको यूपी में दिखती है। चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो बच्चों की यूनिफॉर्म हो, चाहे शिक्षा का स्तर बढ़ाना हो, चाहे सुरक्षा की भावना हो, चाहे रोजगार क्रिएट करना हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेना हो, चाहे प्रधानमंत्री की जो छोटे लोन की योजना आई थी 10,000, 20,000, 50,000, उसमें भी उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 पे था। तो प्रदेश सरकार लेकिन ने क्षेत्रवार तरीके से भी राजनीति का प्रभाव पड़ता है, जिस तरीके से जो जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर रहता है, जनता के बीच में भी खासतौर पर पड़ता है। और हम आगे बात करेंगे इस पर घोसी और गाजीपुर का फैक्टर क्या रहेगा इस पर, क्योंकि भूमिहार वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है। और इसके अलावा चौहान, जो कि यहाँ पर दारा सिंह चौहान को भी एक इसी उम्मीद के साथ बीजेपी अपने साथ लेकर आई थी। हालांकि नौनियाल जो वोट है, वोट बैंक है, उसको साधने में उतनी कारगर साबित नहीं हुई थी, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा अभिषेक, अब आप ही का रुख करते हुए अभिषेक, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अब 13 सीटों का रण बाकी रह गया है। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार को और ज्यादा धार देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार के चुनावी समीकरण क्या प्रभावित होकर बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पिछली बार भी दोनों की जोड़ी नजर आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभावशाली चुनाव प्रचार हुआ, उसके बाद भी इतना ज्यादा फायदा नहीं मिला। 5 सीटें बीजेपी यहाँ से हारी थी, 3 भी बहुत मुश्किल से जीती थी। अभिषेक, बिल्कुल, पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटें हैं वो जो ना सिर्फ अपने समीकरण और ध्रुवीकरण बदलती हैं, बल्कि उन पर होने वाले निर्णयों से अगल बगल की सीटें भी पूरी तरह प्रभावित होती हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा की सीटें हों।
तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आखिरी फेज में इन 13 सीटों में महत्वपूर्ण सीट हैं जो बहुत निर्णायक है, चाहे वो गोरखपुर की बात की जाए, चाहे वाराणसी की बात की जाए, घोसी की बात की जाए, गाजीपुर की बात की जाए, तो ये वो सीट है जिसको लेकर प्री परसेप्शन कभी नहीं बन पाया। और सीधे तौर पर कहा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस चुनाव में पूरी तरह हावी रहा है। और वो व्यवहारिक सी बात है कि 10 साल होने के बाद किसी भी सरकार के लिए ये अपने आप में बड़ी चुनौती होती है कि तीसरी बार उसे कैसे जनता किस पर्सपेक्टिव में देखती है, किस पर्सपेक्टिव में चुनती है। चुनाव के दिन उसके काम को लेकर आकलन एक बहुत बड़े कैनवर्स पर किया जाता है। बाकी सरकारें जो 5 साल रहती हैं, 5 साल बाद बदल जाती हैं, उसके मुकाबले 10 साल 2 टेन्योर पूरा करने वाली सरकारों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। ये बड़ी चुनौती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी रहता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर पूर्वांचल में जातिगत समीकरण हमेशा से ही हावी रहे हैं, और शायद यही वजह है कि चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिलता है किसी भी तरह से भी। और शायद यही वजह है कि इससे पहले भी चाहे वो ओबीसी वोट बैंक हो या फिर दलित वोट बैंक हो या फिर अलग जातियों के जो समीकरण एक साथ मिलकर एक बुके तैयार हो पाया था एनडीए के लिए, उन सारे समीकरणों को इस बार फिर से भाजपा ने एकजुट सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा कैनवस तैयार करने की कोशिश की है। लेकिन इन्हीं जातिगत समीकरणों में भी कहीं अंदर बांट हुआ है और उसका असर चुनाव पर सीधे तौर पर देखने को मिला है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जहां पर खुद प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, और सीधे तौर पर कहा जाए तो वहां पर जातिगत आधार पर भी एक एज लेने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। पिछले पूरे 6 महीने की बात अगर की जाए तो चुनाव की तैयारियों की बात की जाए, रैलियों की बात की जाए, कार्यक्रमों की बात की जाए, तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि प्री ऑब्जर्वेशन या पहले से ही कुछ बता पाना ये बहुत मुश्किल है। चुनाव होगा, चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बयार जातिगत समीकरणों की तरफ नहीं बहेगी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जातिगत समीकरण हावी होंगे, जातिगत समीकरणों को आधार बनाकर लोग वोट करते हैं उत्तर प्रदेश में। ये हर चुनाव में देखने को मिला है, चाहे वजह या मुद्दा कुछ भी रहा हो। जैसा कि आप घोसी का जिक्र कर रहे हैं, गाजीपुर का जिक्र कर रहे हैं, आजमगढ़ जैसी सीट का जिक्र कर रहे हैं, तो अभिषेक यहाँ पर तो जातिगत राजनीति ज्यादातर प्रभावी रही है और लिहाजा इसके समीकरणों को साधना, क्योंकि बसपा भी पीछे नहीं है। मौजूदा इससे पीछे जो चुनाव गए थे उसमें बसपा के ही कैंडिडेट अतुल राय ने जीत दर्ज की थी। लिहाजा इस बार भी यहाँ पर भूमिहार के वोट बैंक से सोचा जाए तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने एक कदावर नेता को उतार दिया कैंडिडेट के तौर पर। मैं भगत जी आपका एक बार फिर से रुक कर लेना चाहती हूँ, भगत सिंह जी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हम घोसी का जिक्र कर रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती है बीजेपी को इस बार भी। वो इसीलिए क्योंकि अनिल राजभर को तो उतार दिया है, लेकिन बसपा ने भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अपनी चुनावी मैदान में नौनिया वोट बैंक या फिर उसी जाति को साधते हुए एक यहाँ पर उतारा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी पीछे ना रहते हुए भूमिहार यानी स्वर्ण जाति को साधने के लिए, तो कितना बड़ा चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज और कितने बड़े यहाँ पर इस बार के समीकरण जो है वो घोसी सीट पर बनते बिगड़ते नजर आएंगे। जी, अगर हम पूर्वांचल में जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण कहीं ना कहीं हावी रहेगा इसमें, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में ओबीसी 50% है और दलित 21% है, और जो मुस्लिम आबादी है मतदाताओं की वो कम से कम 20% है। तो इस आधार पर भी इनको जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं राजभर की, जो उन्होंने अपने बेटे अरविंद को कोसी से उतारा है, तो इसमें 16 से 17% राजभर मतदाता आते हैं, उस जाति से बिलोंग करते हैं, और साथ निसाब 14 से 17% है, महुआ है। तो ये जो सारा जो चुनाव है कहीं ना कहीं जाति समीकरण के साथ में लगा हुआ है। लेकिन आप ये भी देखिए, अनुप्रिया जी जो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में दोनों सीटें जीती, तो इनका भी दबदबा मजबूत है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत अच्छे तरीके से फायदा होगा। हाँ, इतना जरूर है, बीएसपी इसमें अपना दावा मजबूत करेगी। बीएसपी का कैंडिडेट कहीं ना कहीं वो कड़ी चुनौती देगा बीजेपी के कैंडिडेट को, क्योंकि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो दलितों के साथ में है और मुस्लिमों के साथ में भी है। तो इस चीज को, जातीय समीकरण को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जो जातीय समीकरण के अलावा रोजगार और विकास की बात देखते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, हर जगह सभाएं और संबोधन हो रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही कहना है कि विकास पर वोट हो, क्योंकि आने वाला समय वो हम भारत का होगा और बदलते भारत की तस्वीर
बात पर ज्यादा जोर दिया है। तो इसी वजह से जो इनके एनडीए के संगठन है, जो इनके गुट है, गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं इसमें फायदा दिखाएंगे और अपने मतदाताओं को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा और अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, मनीष जी का मैं रुख कर लेती हूँ। मनीष अग्रवाल जी, जब हम गाजीपुर फैक्टर की बात करते हैं तो पिछली मर्तबा हमने देखा था कि अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव जीते थे 2019 में, और इस बार अफजाल अंसारी को किसी प्रकार का कोई सिंपैथी फैक्टर नजर आ रहा है क्या? सिंपैथी वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि जातीय समीकरण तो काफी प्रभावी यहाँ पर रहे ही हैं, जातीय राजनीति भी काफी प्रभावी रही है, लेकिन साथ ही साथ मोदी और सीएम जब लगातार साथ में आते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादातर देखने को मिलेगा यहाँ गाजीपुर में। देखिए, ये कास्ट पॉलिटिक्स जो है इंडिया में हमेशा थी, हमेशा रहेगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन 14 और 19 में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, आप डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का वोट जब मांगते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के गुड गवर्नेंस का और मोदी जी के डेवलपमेंट मॉडल का वोट जब उसमें कंबाइन होता है ना, तो वो कैंडिडेट को एक एडेड एडवांटेज देता है। 2 से 4% की जो शिफ्ट आती है ना, ये कास्ट पॉलिटिक्स को कुछ हद तक नॉर्मलाइज कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा ये खत्म हो रही है, लेकिन ये वोटों का ध्रुवीकरण जो है गुड गवर्नेंस का और डेवलपमेंट का, ये उसमें ऐड होता है ना, तभी विनिंग कैंडिडेट बनता है। लड़ तो आप देख रही है बीजेपी भी रही है, बीएसपी भी रही है, सपा भी रही है, लेकिन पिछले चुनावों में आपने देखा होगा कि बीएसपी, सपा की, बीजेपी की क्या स्थिति हो गई। आज यूपी की विधानसभा में जहां 55 साल कांग्रेस ने शासन करा था, आज उनके 2 विधायक हैं। क्यों है? क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस हावी होता जा रहा है। मैं अफजाल अंसारी जी की व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर के बाद गुड गवर्नेंस है उसे कैपिटलाइज करा है। लॉ एंड ऑर्डर 5 साल में अच्छा हुआ, तभी लोगों पे यूपी की निवेश बढ़ा, तभी लोगों का यूपी में भरोसा बढ़ा, और आज उस भरोसे के कारण ना हम देश का दूसरा सबसे बढ़िया डेवलप्ड राज्य बन गए हैं। हम नंबर 1 की कतार में जा रहे हैं। तो ये जो साइलेंट वोटर ऐड होता है, चाहे वो महिला का वोटर हो, चाहे वो नए युवा का वोटर हो, चाहे डेवलपमेंट का वोटर हो, चाहे लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है मूलभूत उसका वोटर हो, चाहे डीबीटीए ट्रांसफर का वोटर हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। वो जब आधा 1-1% शिफ्ट हो रहा है, तो जब वो कॉमन ग्राउंड पे आता है ना, तो वो वोट जब बढ़ने लगता है, तब और पार्टियों को समस्या होती है, क्योंकि और पार्टियां जो है सिर्फ जातिगत आधार पे ही चुनाव लड़ रही है। उनके पास और कोई मुद्दा पब्लिक के पास ले जाने के लिए नहीं। लेकिन लोगों के बीच में भी एक शुरुआत से नैरेटिव रहा ना कि हम कास्टिज्म को सबसे ऊपर रखा गया। अब तो खैर लोग विकास के मुद्दों पर या फिर तमाम मुद्दों पर बातचीत करने भी लगे हैं, लिहाजा कैंडिडेट की कास्ट को लेकर या फिर कैंडिडेट का वर्ग क्या है, कितना साथ पा रहे हैं, उन तमाम पहलुओं को लेकर शुरुआत से ही चुनाव को लेकर किस मुद्दे के साथ लोग वोट नहीं करते थे, ये तो यहाँ पर एक अहम पहलू रहा ही है। जी मनीष जी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आपने देखा ना विपक्ष ने जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, वो बिहार में फेल हो गया, कर्नाटक में फेल हो गया, तो विपक्ष ने उस मुद्दे को स्लो डाउन करा। फिर बेरोजगारी पे आए, इलेक्शन जैसे ही फर्स्ट फेज के पार हुआ, फिर जातिगत जनगणना पे आ गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी जैसी पार्टी को हम कभी हरा सकते हैं, तो जनता का मूड हमें पुराने मुद्दों पे ले जाना पड़ेगा। लेकिन जनता आज जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के मुद्दों को देख रही है, तो वो वापस उन पुराने मुद्दों को, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बिहार के मुद्दों पे नहीं जाना चाहती। आप जब इस बार के भी रिजल्ट आए तो देखिएगा, और आप 22 के रिजल्ट देखिए, 19 के रिजल्ट देखिए, सारी जातियों ने भाजपा का खुल के समर्थन करा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा को सिर्फ एक ही कैटेगरी का वोट मिल रहा है। भाजपा को 224 सीटों पे 50% से ज्यादा वोट मिला। क्या 50% में सिर्फ एक ही धर्म का वोट मिल रहा है? सारे वोट ऐड हो रहे हैं, तभी ये क्यूमुलेटिव फिगर जीत रहे हैं। यादव भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मुस्लिम भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और यही टैक्टिकल शिफ्टिंग लोग नहीं रोक पा रहे। विपक्ष के संग सबसे बड़ी समस्या ये है। तभी तो आज कांग्रेस का यूपी में 1 सांसद है, और उन्होंने फिर भी 17 सांसदों पे लड़ा है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस था तो आप अकेले 80 सांसद लेके आते ना, तो आपको लगता कि कुछ नंबर आ रहा है। आज आप देखिए, विपक्ष जो है, जो देश की सरकार बनाने की बात करता है, आम आदमी पार्टी 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही है पूरे भारत में, 543 में से, और वो देश में परिवर्तन लाना चाहती है। तो पहले चुनाव को लड़िए, परिवर्तन तो तभी आएगा।
ठीक है मनीष जी। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, आपके तमाम सूत्र भी हैं, इनपुट्स भी आपको मिलते हैं। लोग इस बार खासतौर पर जो 7th फेज अब बाकी रह गया है, 13 सीटें बाकी रह गई हैं, लिहाजा बीजेपी के लिए तो चुनौती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जातीय समीकरण और जातीय राजनीति हमेशा से प्रभावशाली रही है। एक अफजाल अंसारी की फैमिली काफी ज्यादा बैकग्राउंड में मजबूत बैकग्राउंड उनका रहा है राजनीति में, और ऐसे में एक सिंपैथी फैक्टर क्या यहाँ पर लोगों का नजर आ रहा है, सिंपैथी वोट गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर लोग मोदी फैक्टर या फिर सीएम फैक्टर पर जाएंगे, क्योंकि लगातार वो तो विकास की बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर जैसा मुद्दा उठाते हैं। हालांकि 7 चरणों में हमने देखा कि मुद्दे किस तरीके से परिवर्तित हुए हैं, वो भी किसी से छिपा नहीं है। बहुत शुरुआती तौर में कुछ अलग मुद्दे थे, जैसे जैसे चुनाव संपन्न होते गए तमाम चरणवार तरीके से, वैसे ही चुनावी मुद्दे जो थे वो बदल गए थे, चाहे वो बीजेपी के एनडीए की बात कर ली जाए, राजभर वोट बैंक से लेकर चाहे हम भूमिहार वोट बैंक की बात कर लें, चौहान यानी कि नौनिया वोट बैंक की बात कर लें, यहाँ पर तमाम, चाहे बसपा की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, तमाम दलों की तरफ से अपने एक एक कैंडिडेट का आकलन बड़े विचार विमर्श के साथ किया गया। इस बार क्या वाकई में लोगों के बीच में कोई नैरेटिव बदला है, या फिर जैसे 2019 में हमने नतीजे देखे थे, या फिर उसी से मिलता जुलता इस बार भी हम देख पाएंगे, या फिर उससे मिलता जुलता कुछ आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए इस बात को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसको लेकर आप कभी भी किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, खासतौर पर चुनाव के नतीजों को लेकर। हर बार उत्तर प्रदेश ने चौंकाया है पूरे देश की राजनीति को। यहाँ की जनता कोई प्री ऑक्यूपाइड माइंड लेकर, यानी पूर्वाग्रह या पूर्व स्मृतियां लेकर कोई वोट नहीं करती। ये समीकरण, ये उस दौरान होने वाली घटनाएं, उस दौरान होने वाली चीजों को लेकर प्रभावित होकर वोट करती हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत इमोशनल है, समझती है कि सिचुएशनल क्राइसिस भले ही हो, लेकिन अपने नेता के साथ उन्हें किस तरह किस वक्त पर खड़ा रहना, इसका भी है। मौका भी देती है, कभी कभी पूरी तरह माहौल पलट भी देती है। पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी है यहाँ विधानसभाओं में। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण भले ही हावी रहे हो, लेकिन मुद्दों की राजनीति दूसरी तरह हो, यानी इलाकेवार मुद्दे हुए हैं। कई पूर्वांचल के ऐसे भी जिले हैं या आसपास की लोकसभा सीटें, विधानसभा कई सारी, हालांकि बयानबाजी का दौर भी यहाँ पर चला, जैसे हमने देखा कि अनुप्रिया पटेल और